हेलो बड़े फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। हम कर रहे हैं बैंक ऑडिट का चैप्टर और आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। और ये अब जो ऑडिट स्टार्ट होने वाला है बैंक ऑडिट के अंदर, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में हमने वो टॉपिक्स किए जो थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट थे, लेकिन ईट द फ्रॉग का कॉन्सेप्ट जो सबसे बोरिंग कॉन्सेप्ट है उसको सबसे पहले करो, और जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो तो है ही है। चलिए सर, आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सर, हमें पढ़ना क्या क्या है? ये जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें एग्जाम में आपसे कभी भी क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाने वाले हैं, राइट? ये है जिसमें आप सबसे पहले जवाब देंगे टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस पहला पॉइंट सर। इसके बाद आपको पढ़ना है कंप्यूटेशन ऑफ ड्राइंग पावर। इसके बाद आपको पढ़ना है सर ऑडिट ऑफ एडवांस, कि आप एडवांसेस का ऑडिट कैसे करेंगे। देन वी हैव कम टू नो एडिट ऑफ रेवेन्यू आइटम्स जिसको हम कहते हैं इनकम्स। एंड फिफ्थ जो हमें इसमें पढ़ना होगा, ऑडिट ऑफ रेवेन्यू 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 तो हो गया सर, ऑफ एक्सपेंसेस आइटम्स। ये हमारे लिए क्या होगी? एक्सपेंसेस। तो सर ये टॉपिक आपका लेफ्ट है, आपको लगेगा कितना टाइम लगेगा, बट डोंट वरी, विद इन नेक्स्ट 3 to 4 लेक्चर्स हमारे टॉपिक कंप्लीट विथ क्वेश्चंस, विथ केस बेस्ड स्टडी, विथ रूट नाइटिंग, जो भी हम नोट्स की राइटिंग कर रहे हैं, प्लस ऑडियो रिविजन्स, एवरीथिंग वी विल कंप्लीट। ओके सर। तो आज जो हमारा टारगेट है आज के लेक्चर में, वो हमें पढ़ना है टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस। आइए सर स्टार्ट करते हैं, हेडिंग लिखते हैं। और मेरे पास फीडबैक आया लास्ट लेक्चर में और व्हाट्सएप पे भी कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू फॉर दिस। लेकिन फिर भी अभी आप कुछ गलतियां कर रहे हैं पढ़ने में। पहला, कुछ बच्चों को मैंने देखा वो सिलेक्टिव टॉपिक्स, सिलेक्टिव लेक्चर्स देख रहे हैं। सर आपने बोला ना ये लेस इंपॉर्टेंट है तो ये हम नहीं करेंगे, जो आप बोल रहे हो ना मोर इंपॉर्टेंट है वो करेंगे। गलत है। देखो यार, 100 ही जाना पड़ता है। 100 में से 99 तक लेस करके डायरेक्ट 100 पे नहीं जाया जाता। कहीं भी अगर आपको 100% अचीवमेंट चाहिए तो 100% एफर्ट्स डालने ही पड़ेंगे। यू कांट से कि सर ये वाला छोड़ देता हूँ, ये हल्का सा रह जाने दो, ये नहीं हुआ तो क्या हुआ। नहीं सर, करना है तो करना है, पूरा करना है, विदाउट एक्सक्यूजेस करना है। वी कांट से कि ये कर लेता हूँ, ये रहने देता हूँ। फिर एक प्रॉब्लम मैंने और देखी कि एक बच्चा कह रहे सर मैं नोट्स तो बना रहा हूँ लेकिन बुक कौन सी रेफर करूँ। मैंने कहा कि भैया अराउंड 10 लेक्चर्स अपलोड हो गए हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ जो लेक्चर्स में बुक चल रही है, मल्टीपल बुक्स कलेक्ट मत करिए, एक बुक, एक नोट्स एंड मल्टीपल रिवीजन। ब्रूसली पता है क्या कहते थे कि मुझे उससे डर नहीं लगता जिसको 10,000 स्टेप्स आते हैं, मुझे उससे डर लगता है जो एक स्टेप को 10,000 टाइम्स करता है। तो आप एक ही नोट्स को, एक ही बुक को जितना मल्टीपल टाइम्स हो सकता है, जितनी बेहतरीन तरीके से हो सकता है, उसको करते जाइए करते जाइए करते जाइए, जब तक वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट ना हो जाए। समझ में आ रहा है आपको? ये नहीं कि ये भी नोट्स ले लो वो भी ले लो। वो जब आप मेरे साथ नोट्स बना रहे हैं, अगर आप मेरे साथ पूरे लेक्चर्स कर रहे हैं, आपके पास टाइम है, बुक्स बाय कीजिए, जिसमें जितने क्वेश्चन कराए सारे रिटर्न वे में कीजिए। ये जो नोट्स है मल्टीपल टाइम कीजिए, जो ऑडियो रिविजन मिलेंगे उससे मल्टीपल टाइम सुनिए। बार बार टीचर्स बुक्स नोट चेंज नहीं किए जाते, इसलिए आपका अटेम्प्ट बार बार लगता जा रहा है। एक ही बार करो, शिद्दत से करो और अच्छे से कर डालो, इतनी बेहतरीन तरीके से कि इस बार रिजल्ट आपका हो। ठीक है सर। सर हम जो सबसे पहले हेडिंग लिख रहे हैं, एडवांसेस। ओके। तो सर एडवांसेस क्या होता है? अगर मैं आपको बेसिक सिखाऊं तो मान लीजिए ये है आपका बैंक, राइट? बैंक क्या करती है सर? बैंक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है, बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और एडवांसेस देती है।
जब आप कॉमर्शियल बैंक का टॉपिक पढ़ते हो, जब हमने बेसिक लेक्चर 1 में पढ़ा था, तो डिपॉजिट और एडवांस आया था कॉमर्शियल बैंक, उसमें कहा था देयर आर सो मैनी नंबर्स ऑफ आइटम एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, और मेनली कॉमर्शियल बैंक का काम ही होता है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, यानी हमारी सेविंग्स एक्सेप्ट करती है और हमें लोन्स ग्रांट करती है, ये इनका मेन फंक्शन होता है बैंक का। ओके सर, कितने टाइप के एडवांसेस होते हैं? पहला क्वेश्चन आया हमारे पास, टाइप्स ऑफ एडवांसेस, टाइप्स ऑफ एडवांसेस। सर टाइप्स ऑफ एडवांसेस, तो मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे भैया, हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ एडवांसेस हम देखेंगे। एक है फंडेड लोन्स, और एक है नॉन फंडेड लोन्स, नॉन फंडेड लोन्स। एक है फंडेड लोन्स और एक है नॉन फंडेड लोन्स। तो मेरे दोस्त, फंडेड लोन्स एंड नॉन फंडेड लोन्स, राइट। सर फंडेड लोन्स कौन से होते हैं? जहां पे आप लिखेंगे लोन्स वेयर देयर इज एक्चुअल ट्रांसफर, जहां में सच पे ट्रांसफर होता है ऑफ फंड्स। तो हमने एक वर्ड मार्क करना है, दिस इज एक्चुअल ट्रांसफर, जहां पे सच में ट्रांसफर होता है। सर ये सच में ट्रांसफर जैसा चीज क्या होता है? जहां पे अमाउंट को ट्रांसफर किया गया, ठीक है, ऑफ फंड्स फ्रॉम बैंक टू द बोरोवर। सर इसके एग्जांपल दे सकते हैं? यस, एग्जांपल लिखिए, टर्म्स लोन, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, डिमांड लोन्स, ईटीसी। सर व्हाट इज, एक और क्वेश्चन है सर हमारे पास, व्हाट इज नॉन फंडेड लोन्स? यानी यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअल ट्रांसफर जहाँ पे नहीं होता है। तो आपके लिए होगी फैसिलिटीज, फैसिलिटीज which do not involve ट्रांसफर ऑफ फंड्स। मतलब हम यहाँ पे आपको फैसिलिटीज तो दे रहे हैं लेकिन फंड ट्रांसफर करके नहीं दे रहे हैं। बोलो मेरे साथ, हम फैसिलिटीज दे रहे हैं लेकिन फंड ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक क्या दे रहा है आपको? गारंटी दे रहा है, बैंक गारंटी। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे फंड ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यहाँ पे मार्क करेंगे डू नॉट, डू नॉट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ फंड्स। यहाँ पे फंड्स के ट्रांसफर नहीं होते। वाह सर, मजा आ गया सर। और सर एक नॉर्म्स होती है, हमने पढ़ा है नॉर्म्स होता है बेस्ड ऑन प्रूडेंशियल नॉर्म्स वगैरह, हाँ होता है। आपने बोला था लेटर ऑन पढ़ाएंगे, हाँ जी बिल्कुल बोला था। आइए पढ़ते हैं, एक अगला क्वेश्चन इसमें जनरेट कीजिए, दैट इज प्रूडेंशियल नॉर्म्स। प्रूडेंशियल नॉर्म्स, जब हम बेसिक कर रहे थे तो मैंने एक वर्ड लिखा था RAC नॉर्म्स। सर व्हाट इज RAC नॉर्म्स? रुकिए एक सेकंड, मैं आपको बेसिक पे लिख चलता हूँ, जहां पे मैंने कहा था वी विल डिस्कस लेटर। लग रहा है बुक में मार्क किया था, एक सेकंड रुकिए, बुक पे चलते हैं।
हम एक पॉइंट लिख रहे थे टॉपिक में, ये देखिए ऑडिट फ्रेमवर्क, उसमें हमने लिखा था एडिशनल रिपोर्ट टू बी इशूड बाय द स्टेटरी रिपोर्ट, स्टेटरी ऑडिटर। तो यहाँ पे हमने कहा था कंप्लायंस विद IRAC नॉर्म्स। क्या बैंक ने IRAC नॉर्म्स अप्लाई किए हैं? इस वाले टॉपिक के बारे में मैं आपको अभी बता रहा हूँ, राइट। उसमें मैंने कहा था लेटर ऑन आई विल डिस्कस, दिस इज IRAC नॉर्म्स। ओके सर, क्या कहते हैं ये नॉर्म्स? ये आपको बताता है कि आप जो अपने एडवांसेस हैं उसकी क्लासिफिकेशन कैसे करने वाले हैं। सर जैसे, तो जैसे इसमें पहला होता है सर इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट है, ये सारी बातें इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है आपसे। परफॉर्मिंग एडवांसेस, आप अभी परफॉर्मिंग एडवांसेस देख रहे हैं, और लेटर ऑन अपकमिंग लेक्चर्स और डिस्कशन हम पढ़ेंगे परफॉर्मिंग असेट्स, ठीक है। दिस इज PA, परफॉर्मिंग असेट्स, यहाँ पे है एडवांसेस, ओके। इसको बोलते हैं ऑल्सो नॉन एज स्टैंडर्ड असेट, हम इसको स्टैंडर्ड असेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड असेट भी बोलते हैं। सर क्यों बोलते हो? सच एडवांसेस विच does not disclose any problem and does not carry more than normal risk। सर कुछ कुछ समझ में आया? सर क्या समझ में आया आपको? सर परफॉर्मिंग एडवांसेस क्या है? हमने किसी को लोन दिया, जो हम लोन दे रहे हैं वो हमारे लिए इनकम है, ओके। तो हमने किसी को लोन दिया, अब लोन दिया, होम लोन दे दिया उसको, उसकी 50,000 की EMI है पर मंथ की। हमें नॉर्मल रिस्क तो देखो सबके लिए है, लॉकडाउन आ सकता है, कोरोना आ सकता है, बहुत सारी चीज़ आ सकती है, भूकंप आ सकता है, आग लग गई, सबके लिए नॉर्मल है। जो रिस्क सबके लिए, उस रिस्क की बात नहीं कर रहे, बट उसे कैरेक्टर से, उसके सिविल रिपोर्ट से, उसकी पास पैटर्न जो हम एनालिसिस कर रहे हैं कि वो टाइमली EMI पे कर देते हैं, तो हमें ऐसा डर नहीं है, हमें ऐसी टेंशन नहीं है कि फ्यूचर में कोई दिक्कत होगी। दिस इज परफॉर्मिंग एडवांसेस, ऑल्सो नॉन एज स्टैंडर्ड असेट। हम इसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड असेट भी बोलते हैं। सच एडवांसेस विच डज नॉट डिस्क्लोज एनी प्रॉब्लम, भैया हमें नहीं लगता कि इन्हें लेके हमें भविष्य में कोई प्रॉब्लम होगी। डज नॉट कैरी मोर देन नॉर्मल रिस्क, ठीक है। डज नॉट कैरी मोर देन नॉर्मल रिस्क, कि मतलब नॉर्मल रिस्क तो देखो सब में होगा, लेकिन नॉर्मल से ज्यादा रिस्क इसमें नहीं है। सर ये तो हो गया हमारे पास परफॉर्मिंग एडवांसेस। सर अगर नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेस कौन सा होगा? इसका अपोजिट, जिसमें हमें नॉर्मल रिस्क से ज्यादा रिस्क है। मान लो उसने EMI में डिफॉल्ट किया हो, उसने प्रिंसिपल अमाउंट में डिफॉल्ट किया हो, कुछ भी। आइए सर एक बार लिखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें एग्जाम में लिखने के मार्क्स मिलेंगे। नॉन परफॉर्मिंग, नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेस, हम क्या पढ़ रहे हैं सर? नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेस, दिस इज कॉल्ड NPA। तो आपका NPA हर जगह आने वाला है। और परफॉर्मिंग असेट, हमारा जो फोकस होगा जब आप ऑडिट करने जाओगे तो आपका ध्यान होगा नॉन परफॉर्मिंग, कि भैया जिसे नॉन परफॉर्मिंग कहना है उसे नॉन परफॉर्मिंग कहा या नहीं कहा। हु इज नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेस? सर लिखिए दैट सीज टू जनरेट इनकम, मतलब अब हमें उससे कोई फायदा नहीं आ रहा फ्रॉम बैंक, बैंक को उससे कोई फायदा नहीं आ रहा है, बैंक को उससे कोई फायदा नहीं आ रहा है, यानी वो या तो ना तो EMI दे रहा है ना तो इंटरेस्ट दे रहा है, ओके। नाउ बी इंटरेस्ट प्रिंसिपल ऑफ विच रिमेन ओवरड्यू, ओवरड्यू और आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर फॉर अ
स्पेसिफाइड पीरियड्स। ठीक है, तो पहला वर्ड है सर ओवरड्यू। आप ओवरड्यू कर रहे हैं, आप इंटरेस्ट और ईएमआई पे नहीं कर रहे हैं सर, आप आउट ऑफ ऑर्डर कर रहे हैं। ठीक है, स्पेसिफाइड पीरियड के बाद। सर व्हाट इज स्पेसिफाइड पीरियड, तो हमें ये देखना पड़ेगा व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफाइड पीरियड। सर व्हाट इज स्पेसिफाइड पीरियड, मैं अगेन कह रहा हूँ, हमें देखना पड़ेगा वो असेट, वो एडवांसेस किस टाइप की हैं, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे। जनरली एग्जांपल दिया 90 डेज, एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। मान लो आपने 90 डेज तक होम लोन नहीं पे किया, तो वी विल ट्रीट इट एज एनपीए। क्या हम ट्रीट करेंगे, एनपीए। ठीक है सर। सर ये आउट ऑफ ऑर्डर क्या है, ओवरड्यू तो समझ में आ रहा है, आउट ऑफ ऑर्डर क्या है। ओके, डोंट वरी, आउट ऑफ ऑर्डर भी पढ़ लेंगे। तो ओवरड्यू और आउट ऑफ ऑर्डर, ये मेरी साइड से अभी पेंडिंग छोड़ दो, इस लेक्चर के एंड होते होते मैं आपको आउट ऑफ ऑर्डर बता दूंगा। ठीक सर, एनपीए की क्लासिफिकेशन भी होती है, हाँ सर, लिखोगी व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए। एनपीए की क्लासिफिकेशन कैसे होती है और क्या होती है। ठीक है, व्हाट एंड व्हाट। सर एनपीए की क्लासिफिकेशन बताने जा रहे हो, यस सर। जैसे सर टर्म लोन, टर्म लोन्स, ठीक है, टर्म्स लोन के केस में क्या होगा, अगर जो इंटरेस्ट है या फिर इंस्टॉलमेंट है ऑफ प्रिंसिपल remained overdue for a period more than 90 days। कह रहा है जो इंटरेस्ट है या इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का इंस्टॉलमेंट या इंटरेस्ट जो भी रिलेट कर रहा है वो 90 डेज तक पे नहीं हुआ है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, सर ये एक एनपीए है। तो हमने एक क्लासिफिकेशन सीखी सर, इसी में ये हो गया पहला। और देखिए सर, कैश, क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट। सर मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ आपने क्लास 11th और 12th पढ़ी है, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप कम से कम बीकॉम नहीं भी हुआ तो सी फाउंडेशन क्लियर करके आए हैं। ठीक है, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इतना आपको पता होगा। जैसे कैश क्रेडिट क्या होता है कि मान लीजिए मुझे किसी अपने जिससे मैं बाई करता हूँ, लेट्स सपोज मैंने 1000 बुक का ऑर्डर दिया, राइट, उसकी पेमेंट करनी है, कितनी है सर 10 लाख। ओके, तो 10 लाख रुपीज़ 1000, हाँ 1000 बुक का 10 लाख अप्रॉक्स होगा। ठीक है, तो बुक मुझे पेमेंट करनी है सर 10 लाख। ओके, मैंने चेक इशू कर दिया। अब मैंने बैंक वाले मैनेजर ने बोला सर आपके पास तो पैसे है ही नहीं, चेक आया है आपके नाम का। मैं कहूँगा अरे यार ऐसा करो, थोड़ी सी लिमिट बढ़ा दो यार, उसका क्लियर कर दो, मेरा नेगेटिव बैलेंस कर दो, अभी मेरी पेमेंट आने वाली है, फिर आप उसमें से एडजस्ट कर लेना। दिस इज कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ठीक है, तो अकाउंट रिमेंड आउट ऑफ ऑर्डर। सर ये फिर से वर्ड आ गया आउट ऑफ ऑर्डर, हाँ सर फिर से आ गया आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर फॉर अ पीरियड मोर देन 90 डेज। यानी आपने अभी तक इसकी भी पेमेंट 90 डेज से अराउंड सेटल नहीं की है, तो इस केस में भी आपको क्या कहा जाएगा, एनपीए। आपके एडवांसेस को क्या कहा जाएगा, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेस। ओके सर, एक एग्जांपल और देता हूं, सी लिखिए सर, बिल्स परचेज्ड या बिल डिस्काउंटेड। अरे सर ये तो बिल ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक है जो हमने क्लास 11 में पढ़ा था। हाँ जी भैया, बिल डिस्काउंटेड। लिखिए बिल रिमेन ओवरड्यू, अब तक पेमेंट नहीं हुई, फॉर अ पीरियड मोर देन 90 डेज। ओके सर, ये तो सारा 90 90 90, हाँ सर फिलहाल के लिए सारा 90 90 90 ही है।
ठीक है सर, इसमें हमें समझ में तो आ गया, लेकिन एक दिक्कत जा रही है सर। सर क्या? सर ये आउट ऑफ ऑर्डर का मीनिंग नहीं बताया आपने। आपने ये आउट ऑफ ऑर्डर हमें नहीं बताया। ये रहा आउट ऑफ ऑर्डर और ये रहा आउट ऑफ ऑर्डर। ओके, चलो इस पे एक नोट लिखते हैं। एक नोट लिखते हैं, नोट के बाद इस पर डिस्कशन करेंगे। ओके, नोट लिखने के बाद डिस्कशन करेंगे। लिखिए सर, नोट लिखिए, मीनिंग ऑफ आउट ऑफ ऑर्डर। मीनिंग ऑफ आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर की मीनिंग क्या होती है? लिखिए सर, इफ आउटस्टैंडिंग रिमेन्स excess of sanction limit slash drawing power or if there are no credits continuously for 90 days as on balance sheet date, or credit are not enough to cover the interest debited during the same period। सर क्या बुक में लिखा हुआ है? हाँ सर, बुक में लिखा हुआ है। सर ये हमें समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। सर एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं सर, एग्जाम्पल समझते हैं। सर एग्जाम्पल लिखना है? हाँ डेफिनेटली, ट्राई करो, लिखो आप। मान लीजिए 10 लाख आपका स्टॉक है, 10 लाख का, ठीक है। स्टॉक कितने का है? 10 लाख का। ओके, हम ये मान के चलते हैं बैंक आपको 70% तक का लोन देने के लिए तैयार है। आपके स्टॉक पे स्टॉक की वैल्यू 10 लाख, 70% आपको लोन देने के लिए तैयार है, 7 लाख। ओके, बट जो आपने लिमिट सैंक्शन करवाई है, आपने बोला सर मेरे को 7 लाख की जरूरत ही नहीं है, आप बस 5 लाख जो है ना उतने पे कर दो मेरा काम। अच्छा, आपको फुल सैंक्शन अमाउंट नहीं चाहिए क्या? नहीं, कितना चाहिए? ओनली 5 लाख। ओके ठीक है, 5 लाख। तो आपको जो सीसी है या फिर जो ओडी है वो बन गया सर 5 लाख का, ठीक है। अब क्या हुआ, ध्यान सुनना, आपने इसे इसमें से यूटिलाइज कर लिया, आपने इसमें से यूटिलाइज कर दिया। लेट सपोज 3 लाख आपने इसमें से यूज कर लिया। ओके, अब क्या हुआ, कितना बच गया सर? रिमेनिंग 2 लाख, ठीक। तो बैलेंस अनयूटिलाइज्ड। बोलो बैलेंस अनयूटिलाइज कितना रह गया? 2 लाख। अब मान लो आपके पास एक पार्टी आ गई, पार्टी मतलब जिसको पेमेंट करना था, उसने बोला सर मेरे ना इमरजेंसी सर, वाइफ की तबीयत खराब है सर, उसको पेमेंट करनी थी लेट सपोज 5 लाख। आपको आपकी पार्टी की, यानी जिससे आप बाई करते हो, आपको उसकी 5 लाख की पेमेंट करनी थी। उसने कहा सर कुछ कर दीजिए सर, सर इमरजेंसी है सर, वाइफ एडमिट है सर, प्लीज सर। तो मैंने कहा ठीक है, मैं 3 लाख का चेक इशू कर देता हूँ। मेरे दिमाग में याद नहीं रहा, मैंने 3 लाख का चेक इशू करवा दिया, ठीक है। तो इशूड चेक, चेक इशू हो गया सर 3 लाख का। अब ध्यान से सुनना, यहां पे कहानी आएगी।
अब बैंक मैनेजर का कॉल आया, ठीक है, बीएम का। बैंक ने बोला विनीत सर, मैंने कहा हाँ बोलो ना। सर वो आपने चेक कितने का इशू किया? सर अराउंड 3 लाख का। अरे सर 3 लाख का क्यों इशू किया सर? आपका बैलेंस अनयूटिलाइज 2 लाख का है। ओ शिट 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 शिट। अब मान लो उस बंदे का नाम है पांडे। क्या नाम है? पांडे। बैंक मैनेजर का नाम है पांडे। ठीक, मैंने कहा पांडे, उन्होंने कहा हाँ। यार तू तो जानता ही है, बचपन की दोस्ती यार ये अपनी। हाँ सर है तो सही। और तुम्हें पता है तुम, मेरी करोड़ों के ट्रांजेक्शन होते तुम्हारे बैंक में। हाँ पता है। और तुम्हें याद है मैं तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हारे लिए रोलेक्स की वॉच लेके आया था। हाँ पता है सर। और तुम्हें याद है मैंने एक बार तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए तुम्हें आईफोन दिया था। हाँ। अरे सर बोलो ना क्या करना है। याद है तुमने मुझे सैंक्शन लिमिट कितनी दी थी? हाँ सर याद है। आपने मुझे सैंक्शन लिमिट दी थी 7 लाख की। हाँ। तो मैंने कितना क्लेम किया था? ओनली 5 लाख। तू ऐसा कर, फटाफट उसको 5 लाख की जगह 6 लाख कर दे। कितना कर दे? 6 लाख कर दे। अभी भी रूल के अंदर ही है ना, 7 लाख तक तुम अलाउ कर सकते थे, 5 लाख कर रखा है, 1 लाख और अलाउ कर दे। अरे सर मरवाओगे सर, अरे प्लीज यार कर देना प्लीज। ओके। तो उसने क्या किया, आपको 1 लाख का उसने आपको आपका काम करवा दिया। लेकिन हाँ, ये 1 लाख का बैलेंस क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। दिस इज कॉल्ड आउट ऑफ ऑर्डर। दिस इज कॉल्ड आउट ऑफ ऑर्डर। ओके। अब ये जो आउट ऑफ ऑर्डर वाला अमाउंट है, अगर ये 90 डेज को क्रॉस कर गया, राइट, तो ये क्या कहलाएगा? एनपीए। क्या कहलाएगा? एनपीए। सर एग्जांपल लिखा क्या? प्लीज लिख लो, नहीं लिखा तो लिख लो फटाफट। ओके सर, क्या आपने क्या लिखवाया था? इफ आउटस्टैंडिंग रिमेन एक्सेस ऑफ सैंक्शन लिमिट। ओ ओ ओ, यहाँ पे लिख लो एग्जाम्पल। ठीक है सर, ये तो आपने अभी भी समझा दिया। हाँ सर। अरे सर क्या समझाया सर, एक बार में थ्योरी समझ में आ गई। हाँ। ओके। अब यहाँ पे ये हो गया पहला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1। अब जो तुमने इतना लिखा था ना, मैं इसको इरेज करने का सोच रहा हूँ, कर दूं क्या? अरे नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, इसको इरेज मत करो। तो मैं सिंपल वर्ड्स में लिख दूं क्या? अच्छा सिंपल वर्ड्स में लिख दो सर। ओके, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अरे यार एक पेज पढ़ा भी थी मैंने तुम्हें, क्या बात है। ये देखो, अभी हम आउट ऑफ ऑर्डर की बात कर रहे हैं, आउट ऑफ ऑर्डर ही चल रहा है, ओवरड्राफ्ट में आउट ऑफ ऑर्डर आता है। ठीक है, व्हेन क्रेडिट्स, जब आपका जो क्रेडिट बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस से कम है। ओ ओ ओ। या फिर व्हेन देयर आर नो क्रेडिट्स, आपके पास क्रेडिट है ही नहीं। ओ तेरी, सर समझा नहीं मैं, कोई नहीं, मैं आपको बताता हूँ। मैं सुनो, आपने 1 लाख रुपीज बैंक से लिए। हाँ। उसका 10% कितना होता है सर? 1 लाख का 10% 10,000 होता है। अच्छा जी, 10,000। एग्जाम्पल, बैंक आपके पास गया, आपके अकाउंट में से वो चाहता है कि वो इसको एडजस्ट करा ले, अपना जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो एडजस्ट कराना चाहता है। लेकिन आपके पास ऑप्शन ए पैसा ही नहीं है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी लेकिन ओनली 6,000 है, 4,000 है ही नहीं। समझ रहे हो? 4,000 तो है ही नहीं, तो मैं अपना इंटरेस्ट कैसे एडजस्ट कराऊंगा भाई? तो इस चीज को बोला गया आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर। अगर ये मोर देन 90 डेज है, अब तक 90 डेज हो गए और ये मैटर अब तक सॉल्व ही नहीं हो रहा है, तो आप उस बंदे को ट्रीट करोगे एनपीए। बोलो भारत माता की जय। अब आओ। अरे भाई कहाँ चला गया मैं? इफ देयर आर नो क्रेडिट कंटिन्यूसली फॉर 90 डेज एज ऑन बैलेंस शीट डेट, और क्रेडिट आर नॉट इनफ टू कवर द, यहाँ पे लाइन पढ़ना, क्रेडिट्स आर नॉट इन इनफ टू कवर द इंटरेस्ट डेबिटेड ड्यूरिंग द सेम पीरियड। वाओ सर 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 सर, मानना पड़ेगा सर, हमें बैंक में तो कभी ये वाला टॉपिक इतना प्यार समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं, थैंक यू बोलो। देखो मेरी गुरु दक्षिणा एक ही है, मैंने तुम्हें पहले बोल रखा है, दिल से वीडियो को लाइक करो। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया, इसके बाद एक दिल से गॉड ब्लेस यू मैं तुम्हें बोलना चाहता हूँ, एक कमेंट में जाके थैंक यू लिख दो। सर सर बहुत मज़ा आ रहा है सर, पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है, सीखने में। बस एक एक थैंक यू चाहता हूँ हर वीडियो के नीचे, जब भी मैं मेहनत करूँ एक थैंक यू बोलूँ। मैं दिल से गॉड ब्लेस यू बोलूँगा कि जाओ
और इस बार अपने सपनों को पूरा करो और जल्दी से सीए फाइनलिस्ट बन जाओ, ठीक है सर? मजा आ गया सर, सर समझ में आ गया है सर? ओके 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 ओके। कई बार बच्चे पूछते हैं सर आपको लेक्चर डालने में टाइम क्यों लग गया? यार तैयारी करनी पड़ती है हर एक एग्जाम्पल की, चीज़ों की, ठीक है। अब यहाँ पे है अगला हमारे पास टॉपिक, दैट इज एनपीए क्लासिफिकेशन। बेस्ड ऑन पीरियड ऑफ based on period of irregularities। सर 3 टाइप से आपकी क्लासिफिकेशन हो सकती है, ठीक है? अब ब्रैकेट में लिख सकते हैं 3 टाइप्स। जैसे ध्यान सुनना, एक हो सकता है सर एनपीए के बच्चे हैं, याद रखना किसके बच्चे हैं? एनपीए के। एक हो सकता है सर सब स्टैंडर्ड असेट्स, रुको एक मिनट, सब स्टैंडर्ड असेट्स, राइट? उसके बाद आप लिखो डाउटफुल असेट। डाउटफुल असेट, हमको डाउट हो रहा है भाई तुम पे, अच्छा जी। और एक है जी लॉस असेट। सर तीनों की क्लासिफिकेशन क्या है जी? अभी के अभी लिख लेते हैं, डोंट वरी, नथिंग इज पेंडिंग। ओके सर, तीनों की क्लासिफिकेशन क्या है? सर ये कहता है असेट विच हैज बीन क्लासिफाइड एज एनपीए, आप उसे एनपीए बोल चुके हो फॉर अ पीरियड मोर देन 12 मंथ्स। भैया मेरे, हाँ, राखी के बंधन को निभाना, हाँ, अक्षय अगले रक्षाबंधन में जरूर आना, ठीक है? तो 12 महीने हो गए, अब तक एनपीए ही हो तुम, ठीक है? ओके सर, डाउटफुल असेट्स यहां पे लिखना, असेट्स विच हैज रिमेन्ड एनपीए। अच्छा यहाँ पे एक साइन का सिंबल गलती हो गई, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू 12 मंथ्स, मतलब अभी 12 महीने पूरे नहीं हुए हैं, ठीक है? 12 मंथ्स कंप्लीट नहीं हुए हैं। असेट्स विच हैज बीन रिमेन्ड एनपीए, रिमेन्ड एनपीए फॉर अ पीरियड मोर देन 12 मंथ्स, कि सर 12 महीने पूरे हो चुके हैं। क्या हो रहा है? 12 महीने पूरे हो चुके हैं, ठीक है? 9 महीने तो बच्चा हो जाता है भाई, ठीक है? और तुमसे अभी तक एक पेमेंट नहीं हुई, यू आर डाउटफुल असेट। ओके नाउ लॉस असेट, व्हाट इज लॉस असेट? assets in respect of which loss has been identified by the bank, by the bank or इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर को ही लग रहा है भाई इससे पैसे नहीं आने वाले, और आरबीआई टीम, आरबीआई टीम को ऐसा लग रहा है कि भाई ये यहाँ तुम्हारा लॉस है, यहाँ से पैसे नहीं आने वाले, बट अमाउंट नॉट रिटर्न ऑफ। अभी तक हमने अमाउंट को नहीं हटाया, मतलब जो अभी अमाउंट है अकाउंट उसका क्लोज नहीं किया है, बट हाँ उम्मीद नहीं है उससे कि अब कोई पैसा वहां से आएगा, आएगा, आएगा,
आएगा आने वाला। सर समझ में आ गया क्या? हाँ आ गया। अच्छा अब यहाँ पे ध्यान सुनना, अगर हम एक चार्ट बनाएं, सर आलू चाट, टिक्की चाट, कौन सा चाट? भाई ये ऑडिट चार्ट है, ओके। तो हम ये कहेंगे कि स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड है नॉर्मल रिस्क। देखो यार हर अकाउंट में थोड़ी बहुत रिस्क तो होती है। स्टैंडर्ड असेट, ओके, स्टैंडर्ड असेट। अब अगली कंडीशन आई कि अगर वो इरेगुलर है, क्या है वो? इरेगुलर, इरेगुलर है, यानी वो ओवर ड्यू है मोर देन 90 डेज, 90 डेज तक उसकी पेमेंट अभी नहीं आई, ठीक है। हो सकता है वो आउट ऑफ ऑर्डर भी हो सकता है वो क्या हो, आउट ऑफ ऑर्डर। अब क्या है, कहानी आगे बढ़ी। अब आ गया सर सब स्टैंडर्ड। तेरा तो स्टैंडर्ड ही खराब है, लेकिन अभी तक 12 मंथ्स कंप्लीट नहीं हुए हैं। अब सर डाउटफुल, अब ना हमको तुम पे भरोसा ही नहीं रहा है, डाउट आ रहा है सर तुम पेमेंट दोगे भी कि नहीं दोगे, दिस इज मोर देन 12 मंथ्स, राइट। और लॉस, लॉस क्या, कि हमने लॉस आइडेंटिफाइड कर लिया भैया कि हमें उम्मीद है कि तुमसे पैसा नहीं आएगा, दिस इज स्मॉल चार्ट, ओके। सर आज आपने बुक नहीं पढ़ाई, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, पढ़ तो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखोगे प्रोविजनल रिक्वायरमेंट। सर कितना कितना प्रोविजन बनाए, प्रोविजन, प्रोविजनिंग लिखो, प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट। तो लॉ कहता है कि सर ऐसा करो, आप ना इनके लिए प्रोविजन बना लो। प्रोविजन क्या होता है? व्हेन देयर इज चांसेस ऑफ लॉसेस इन द फ्यूचर, सो वी मेकिंग सम प्रोविजंस, ओके। सर पहला, मान लो आप स्टैंडर्ड असेट हो, नॉर्मल रिस्क है, नॉर्मल रिस्क है, ओके, तो 0.40, ठीक है, और 0.25% ऑन एसएमई। अगर आप एसएमई हो तो 0.25 होगा। अगर एग्रीकल्चर एडवांस है, क्या होता है, वी विल डिस्कस, डोंट वरी, तो क्या होगा 0.40। सर अगर आप सब स्टैंडर्ड हो तो 15% प्लस जो भी एडिशनल प्रोविजन आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई अनसिक्योर्ड पोर्शन है तो वो आप लेस कर देंगे, लाइक 10%। अनसिक्योर्ड पोर्शन है तो उसमें से हम लेस कर देंगे। थर्ड, सर डाउटफुल डेब्ट है, सर डाउटफुल है, अगर अनसिक्योर्ड है, उसके खिलाफ कोई भी सिक्योरिटी नहीं है हमारे पास, अनसिक्योर्ड पोर्शन है, तो सर 100%। सेकंड, अगर सिक्योर है और अप टू 1 ईयर है तो 25%। सर 1 ईयर से ज्यादा हो गया बट अप टू 3 ईयर है तो 40%। सर 3 ईयर को भी क्रॉस हो गया, अब सर 100%। लास्ट अगर है, लेट्स सपोज लॉस असेट, आपके असेट से लॉस असेट्स, तो आपको 100% प्रोविजन बनाना होगा। स्वाहा, आपको कैसे प्रोविजन बनाना होगा? 100%। ये लिख, आई थिंक लिख रहे हो ना आप मेरे साथ, कहीं टाइम पास तो नहीं कर रहे हो? सर हम बुक में से मार्क कर रहे हैं, आपकी बुक है हमारे पास, ओके ठीक है। चलो मैं भी बुक में से मार्क कर दूं क्या? चलो देखो 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 देखो, फंडेड लोन्स, नॉन फंडेड लोन्स, ठीक है। लीगल रिक्वायरमेंट, डिस्क्लोजर इन द बैलेंस शीट, टर्म्स लोन, कैश क्रेडिट एंड बिल परचेज्ड। सिक्योरिटी वाइज ये भी हमने नहीं देखा, नहीं देखा अभी। उसके बाद अभी ये टॉपिक नहीं देखे हमने, हाँ ये देख लिया, स्टैंडर्ड और स्पेशल मेंशन अकाउंट्स, एनपीए लोन्स देख लिया हमने, सब स्टैंडर्ड, डॉटफुल एंड लॉस। सर ये ऐसे में क्या होता है, स्पेशल मेंशन अकाउंट मेंटेन होते हैं, ठीक है। अगर शोइंग स्ट्रेस सिग्नल्स है 0 और 31 to 60 डेज का है तो SMA 1
और 61 टू 90 डेज है तो एसएमए 2 मेंटेन करते हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होती है, ठीक है, सीज टू जनरेट इनकम फॉर अ बैंक, इंटरेस्ट ऑन इंस्टॉलमेंट क्या है, मोर देन 90 डेज हो गए, आउट ऑफ ऑर्डर है ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट के केस में, और बिल रिमेन ओवरड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज। सर आउट ऑफ ऑर्डर क्या होता है, हमने इस पे नोट्स बनाया था, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। स्टैंडिंग बैलेंस रिमेन्स कंटिन्यूअसली इन एक्सेस ऑफ द सैंक्शन लिमिट और ड्राइंग पावर, देयर इज नो क्रेडिट कंटिन्यूअसली फॉर 90 डेज। ओवरड्यू क्या है, एनी अमाउंट ड्यू टू द बैंक अंडर एनी फैसिलिटी इज ओवरड्यू इफ इट इज नॉट पेड ऑन द ड्यू डेट। स्पेशल मेंशन अकाउंट क्या है सर, SM0 हम बोलते हैं अगर स्ट्रेस सिग्नल्स अभी कम है, अगर 31 डेज से 60 डेज तक तो SMA1 बोलते हैं, 61 टू 90 डेज है तो SMA2 बोलते हैं। स्टैंडर्ड एसेट्स है तो एनी एसेट्स डिस्क्लोज एनी प्रॉब्लम, डज नॉट डिस्क्लोज एनी प्रॉब्लम, डज नॉट कैरी मोर देन नॉर्मल रिस्क। सब स्टैंडर्ड एसेट्स क्या है सर, विच एसेट्स रिमेन्ड NPA फॉर अ पीरियड लेस देन और इक्वल टू 1 मंथ। डाउटफुल एसेट्स क्या है, अगर रिमेन्ड सब स्टैंडर्ड कैटेगरी फॉर अ पीरियड ऑफ मंथ 12 मंथ्स, मतलब कि 12 मंथ आपके हो चुके हैं, अब उससे ज़्यादा जा रहा है। लॉस एसेट्स क्या है सर, कि बैंक ने आइडेंटिफाई कर लिया, इंटरनल ऑडिटर ने आईएफए किया, आरबीआई के इंस्पेक्शन में हमें ऐसा लगता है तुमसे पैसे रिकवर नहीं होंगे। स्टैंडर्ड प्रोविजनिंग एसेट्स क्या है, स्टैंडर्ड पे 0.40, सब स्टैंडर्ड पे 15%, अनसिक्योर्ड पे 100%, और अप टू 1 ईयर है 25, 1 ईयर टू 3 ईयर है 40, 100 ईयर और 3 ईयर को क्रॉस कर गया तो 100%, लॉस एसेट्स पे 100%, ठीक है, ठीक है सर। चलिए नोट्स पे आते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, ओके। अब हमारे पास एक टॉपिक है, छोटा सा है, बहुत छोटा सा, बहुत छोटा सा, सिक्योरिटी और कोलेटरल सिक्योरिटी का छोटा सा टॉपिक लिखिए। टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज एंड टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी। इसमें सर एक होती है प्राइमरी सिक्योरिटी, प्राइमरी सिक्योरिटी क्या होती है सर, सिक्योरिटी offered by the borrowers for the bank finance or security against which credit extended by the bank। सर जैसे प्राइमरी सिक्योरिटी क्या, कि सर मेरे पास गोल्ड है सर, कितना है सर, सर 1 kg गोल्ड, कितना, तुम्हें तुम्हें कितने पैसे चाहिए सर, 5 लाख, अच्छा ले जाओ, दिस इज प्राइमरी सिक्योरिटी। व्हाट इज कोलेटरल सिक्योरिटी, जब प्राइमरी सिक्योरिटी कम पड़ गई, मुझे चाहिए 1 करोड़ और मेरे पास है 1 किलो गोल्ड, मान लो 10 लाख रुपीज का गोल्ड है मेरे पास, बट वो कह रहे हैं सर तुम्हें कितने चाहिए, सर मेरे को एक कार लेनी है सर अर्जेंटली, सर कार लेने के लिए गोल्ड गिरवी करवा रहे हैं, सर कर लेते हैं, जेन जेड जनरेशन कर लेते हैं, ओके। तो और क्या क्या तुम्हारे पास, सर आईफोन है, अच्छा और कुछ, सर मेरे पास एक घर है, ओ हाँ हाँ, घर गिरवी रखवा दो। इट मीन्स कोलेटरल सिक्योरिटी होते हैं इन सपोर्ट, कि मान लो आप जो लोन चाहते हो उसकी रिगार्डिंग में आपकी जो असेट आपने रखी ना प्राइमरी, उसकी अमाउंट कम हो रही है, तो हम कोलेटरल यानी इन सपोर्ट दूसरी एसेट रखते हैं, कोलेटरल, कोलेटरल सिक्योरिटी। इसको बोलते हैं एडिशनल सिक्योरिटी, एडिशनल सिक्योरिटी कैन बी इन द टर्म्स ऑफ मूवेबल, हो सकता है मूवेबल हो सकता है इमूवेबल हो, इम इमूवेबल
हो सकता है टेंजिबल हो और हो सकता है इंटेंजिबल हो। तो देखो आप ऑडिट करने जाओगे तो ये चीज़ कैसे काम आएगी कि किसी ने अपनी एक सोने की चैन रखी है अराउंड 5 लाख की होगी, आपने लोन दे दिया 10 लाख का। अरे भाई हम एक मार्जिन भी पढ़ेंगे कि अराउंड 20 to 30% तो बैंक दे ही नहीं सकता लोन, अप टू 70% ही देगा। तो 5 लाख की चैन पे अराउंड 3 लाख का लोन तुम्हें देना चाहिए था, तुमने 10 लाख कैसे इशू कर दिया? सर हमारे पास कोलेटरल सिक्योरिटी है, उसके घर के भी कागज है। ओ तब ठीक है, तब ठीक है। सर कुछ भी नहीं है, तो ऑडिटर क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा कि आपने नॉर्म्स का फॉलो नहीं किया। ओके ओके ओके, ठीक है सर। अब है हमारे पास इंटरेस्टिंग टॉपिक। अब तो ये जो टॉपिक चलेगा ना, तुम बोलोगे बताओ जाओ सर, बताए जाओ बताए जाओ बताए जाओ, हमें बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, ये स्पेशल केसेस विथ रिस्पेक्ट टू एनपीए क्लासिफिकेशन। एनपीए क्लासिफिकेशन के लिए स्पेशल केसेस हैं आपके पास। सर क्या क्या है? मजा आएगा आपको, एक एक करके हम लिखेंगे, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा। ठीक है, फर्स्ट लिखिए अकाउंट्स रेगुलराइज्ड नियर बैलेंस शीट डेट। अकाउंट्स रेगुलराइज्ड नियर बैलेंस शीट डेट। अब देखो ये क्या कहता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिखा था, गिव मी अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड। मान लो हमारा एक दोस्त है पीके। सर पीके कौन है? जो आमिर खान की मूवी आई थी वही वाला पीके? हाँ सर वही वाला पीके। और एक इसका दोस्त है जी मैनेजर। कौन है? बैंक मैनेजर। ठीक है, पीके ने एक बैंक लोन लिया था। पीके ने एक बैंक लोन लिया था, ओके, जो कि अभी ओवर ड्यू है। ओवर ड्यू मोर देन 90 डेज। तो बैंक मैनेजर ने कॉल किया पीके सर, उसने बोला हाँ सर। सर क्या कर रहे हो? अरे भाई पीके बैठा हूँ। सर वो तो आपका नाम है। नहीं नहीं, मैं सच में पीके बैठा हूँ। अच्छा सर आपकी ना ईएमआई क्लियर नहीं हुई सर। कितने दिन हो गए? 90। ओ माय गॉड। तो दोस्ती बहुत अच्छी थी इनकी। कह रहे भाई तू भी आ जा, पी के बुला रहे, पी के पीने के लिए। वो भी आ गया। कह रहे भाई अभी दिक्कत चल रही है। उसने कहा अच्छा दिक्कत चल रही है, तो सर पेमेंट तो क्लियर करनी पड़ेगी वरना आप एनपीए हो जाओगे। अच्छा ऐसा करते हैं। इसने कहा कि बैंक मैनेजर कल जब तू बैंक जाएगा, बैंक मैनेजर को बोला कि भाई जब तू कल बैंक जाएगा, ध्यान से सुनो, फिर बैंक से ना मेरे लिए एक टर्म लोन इशू कर दियो। टर्म लोन इशू कर दे, ठीक है। और वो टर्म लोन मेरे पास अकाउंट में आ जाएगा और मैं उस अकाउंट से तेरे बैंक लोन की क्या कर दूंगा, पेमेंट कर दूंगा। तब तो मैं एनपीए नहीं रहूंगा ना, समझो। तब तो मैं एनपीए नहीं रहूंगा ना, तब तो मैं एनपीए नहीं रहूंगा। ओ ये केस है सर? हाँ सर ये है केस। ओके, बहुत अच्छा केस बताया सर आपने। तो सर इसके लिए क्या कहता है, आपको क्या करना है जाके उसके बारे में सुनिए। एन अकाउंट शुड बी क्लासिफाइड, should be classified as NPA, classified NPA if appears that, मतलब हमें दिख रहा है that it has inherent weakness, inherent weakness and few credits near the balance sheet date tries to
मेक इट रेगुलर। मतलब सर, मतलब हमें दिख रहा है कि ये सब आपने क्यों किया है, ये सब आपने इसलिए किया है, ध्यान सुना, टू मेक इट रेगुलर, ताकि आप इसे रेगुलर दिखा पाए। आप उन चीजों को रेगुलर करने के चक्कर में ये कर रहे हैं। दिस इज अकाउंट रेगुलाइज नियर बैलेंस शीट डेट। ओके, क्या बुक से पढ़ना चाहेंगे, मार्क करना चाहेंगे? एक सेकेंड रुकिए। एक सेकेंड, एक सेकेंड। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। ये सर, ये रहा टॉपिक आपके लिए ताज़ा ताज़ा, अकाउंट्स रेगुलाइज्ड नियर द बैलेंस शीट डेट। सर जो आपने कहा क्या वो बुक में है? सर हमने आपकी बुक बाय की है, सारे टॉपिक मिलेंगे ना? सारे टॉपिक सर क्वेश्चन में मिलेंगे, सर क्वेश्चन भी दिखा दूंगा, डोंट वरी। वेयर इट अपीयर्स दैट एन अकाउंट हैज इनहेरेंट वीकनेस। क्या है सर अकाउंट में इनहेरेंट वीकनेस है सर? ओके। एंड फ्यू क्रेडिट्स नियर द बैलेंस शीट ट्राइज टू मेक इट रेगुलर। ये है इसके कीवर्ड्स, ये क्या है इसके कीवर्ड्स। ओके। ऑडिटर शुड चेक, ऑडिटर का काम क्या है? For sample transactions immediately before and after closing of the financial year, to get knowledge of the object behind the transaction is that have any relation to each other, which might have show an arrangement to prevent the borrower, कि कहीं आपने यारी दोस्ती में तो उसकी हेल्प नहीं की है, कहीं वो एनपीए ना रहा है इस चक्कर में। वाह सर, मजा आ गया सर। ठीक है सर। यहाँ पे एक टॉपिक है, असेट्स क्लासिफिकेशन वुड बी बोरोवर वाइज नॉट फैसिलिटी वाइज। ये अभी हम पढ़ेंगे, इसको अभी मैं लिखवाऊंगा अभी आपको। इसमें क्या हो रहा है कि एक बंदे ने बैंक से बहुत सारे लोन लिए, बैंक लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, बाइक लोन, वॉशिंग मशीन लोन, ये आईफोन लोन, मतलब 20 लोन है उसके पास। क्वेश्चन है कि मान लीजिए उसने 20 लोन लिए, वो होम लोन की ईएमआई भरना भूल गया, 90 डेज हो गए सर, उसने पेमेंट नहीं की। तो आप उस पर्सन को, मान लीजिए 20 में से 19 ईएमआई उसने पे की है, एक ईएमआई पे नहीं की है, तो उस एक ईएमआई के लिए, उस एक ईएमआई के लिए आप उसे क्या मानेंगे? व्हाट यू ट्रीट एनपीए? सिर्फ एक के लिए मानेंगे या 20 के लिए मानेंगे? 20 ईएमआई के लिए। तो अगर एक में डिफॉल्ट हुआ तो वो सबके लिए वही ट्रीट होगा जो एक डिफॉल्ट होने के कारण हुआ है। तो वही वो लिखा है, असेट क्लारिफिकेशन वुड बी बोरोवर वाइज नॉट फैसिलिटी वाइज, कि सर हम फैसिलिटीज नहीं चेक करने वाले, अगर एक जगह वो एनपीए है तो बाकियों में भी वो एनपीए ही ट्रीट होने वाला है। ठीक है, आइए इसमें नोट लिख लेते हैं। एसेट क्लासिफिकेशन बोरोवर वाइज कैसे होती है? बोरोवर वाइज एग्जांपल ले लिया, मिस्टर आर, आर के पास क्रेडिट कार्ड भी है, ठीक है, होम लोन भी है, कार लोन भी है और फोन लोन भी है, फोन की भी ईएमआई चल रही है। तो उसने फोन की ईएमआई नहीं भरी, बाकी सबकी उसने पे कर दी। अब वो यहाँ पे एनपीए बन चुका है। क्वेश्चन है क्या वो यहाँ पे भी एनपीए होगा? आंसर है यस, वो यहाँ पे भी एनपीए होगा। आइए लिखते हैं इस बात को, ऑल फैसिलिटीज granted by the bank to borrower will have to be treated as NPA and not the particular
पर्टिकुलर फैसिलिटी। हम फैसिलिटी वाइज एनपीए नहीं डिसाइड करते, हम बोरोवर वाइज एनपीए डिसाइड करते हैं। चलो सर सेकंड। सर आज कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा रहे हो आप, 55 मिनट्स हो गए आप पढ़ाए जा रहे हो। हाँ सर पढ़ाना तो है। धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले। एडवांसेस अंडर कंसोर्टियम। सर क्या है ये, आइए लिखते हैं फिर समझते हैं, पहले लिखेंगे फिर समझेंगे। ओके, कंसोर्टियम एडवांसेस should be classified based on the record of recovery of the respective individual member bank and other aspects having a bearing on the recovery recover CVERABILTY of the advances। चलो सर इसको एक बार लिखो फटाफट, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। डिंग 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 डिंग। सर ये क्या कह रहा है, देखो ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, मैं आपको चलचित्र की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ। चलचित्र मीन्स इमेज की हेल्प से समझाता हूँ। मान लीजिए सर हमारे रिस्पेक्टेड सर रतन टाटा सर, ठीक है, इन्हें नीड पड़ी लाल परी की, लाल परी नहीं सर 500 करोड़ की। ओके ठीक है सर, इन्होंने कहा सर मुझे 500 करोड़ चाहिए, किससे बोला, एसबीआई से, मान लो एसबीआई से बोला। अब एसबीआई को टेंशन हो गई, उसने बोला कि रतन सर को 500 करोड़ चाहिए और मैं 300 करोड़ तो अरेंज करवा दूंगा, बाकी तो मेरे पास भी नहीं है, अब मैं कैसे करूंगा। और अगर मैंने उन्हें मना कर दिया वो नाराज हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे तो कहीं और बैंक खुलवा देंगे, और किसी ने अगर उन्हें हाँ कर दिया तो हो सकता है वो हमारे क्लाइंट ना रहे, तो मैं क्या करूं, तौबा मैं क्या करूं, कुछ नहीं करता। तो इस एसबीआई ने क्या किया, ध्यान सुनना, दो बैंकों की हेल्प ली। इसने हेल्प ली एचडीएफसी की, इसने 100 करोड़ रुपीस दे दिए इसे, और फिर इसने हेल्प ली आई सी तो मैं भूल गया, ICICI, इन्होंने भी 100 करोड़ दे दिए। तो एसबीआई के पास कितने हो गए सर, 500 करोड़, ठीक है, और यहाँ से भी इनको पैसे मिल गए, और इन्होंने किसको दे दिए, रतन टाटा सर को दे दिए। अब रतन टाटा सर तो खुश हो गए, उनका वाह यार तुम कितने अच्छे लोग हो, तुमने मेरी हेल्प की, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फिर रतन टाटा सर की बात आई ईएमआई की, तो रतन टाटा सर ने क्या किया, लेट्स सपोज उनकी 5 लाख की ईएमआई बन रही थी, तो 5 लाख की ईएमआई उन्होंने पे कर दी, राइट। अब खेल शुरू होगा, ध्यान सुनना, किसको पे किया सर, एसबीआई को। एसबीआई को कितना पे किया सर, 5 लाख। तो इसको क्या करना चाहिए था, 3 लाख रख के 1 लाख दोनों को दे देना चाहिए, उसने आगे दिया ही नहीं। एसबीआई ने 1 लाख देना चाहिए था एचडीएफसी को,
और 1 लाख देना चाहिए था ICICI को, बट इसने दिया ही नहीं, SBI ने आगे पेमेंट की ही नहीं। बट इन, अब मैं बात कर रहा हूँ इन द रिकॉर्ड ऑफ HDFC और ICICI, वो क्या बोलेंगे, रतन टाटा सर अच्छे इंसान है या बुरे इंसान है? अगर इनकी पेमेंट ओवरड्यू रह गई, ओवरड्यू रह गई मोर देन 90 डेज, ठीक है, तो हम इसे क्या ट्रीट करेंगे, NPA। लेकिन सर रतन टाटा सर की तो कोई गलती नहीं है, हाँ, बट याद रखना रतन टाटा सर का अगर NPA आया और किसकी वजह से, SBI की वजह से, तो SBI बैंक की बंद करवा देंगे। कहने का मतलब वहां से अकाउंट क्लोज करा देंगे, हम फिर वहां कराएंगे जो हमें सही करेगा। भाई देख, गलती तो SBI ने की ना, लेकिन नाम किसका खराब हो रहा है, रतन टाटा सर का। तो रतन टाटा सर का नाम तो खराब हो गया, पेमेंट तो वो टाइम से ही कर रहे हैं, लेकिन इनके अकाउंट में क्या हो रहा है, टाइम से पेमेंट ही नहीं आ रही। तो ये अपने हिसाब से देखेंगे, वो SBI को चेक नहीं करेंगे, वो अपने यहाँ चेक करेंगे तुझे पेमेंट मिली या नहीं मिली ये बोल। बाद में रतन टाटा सर SBI को सॉर्ट आउट करेंगे, वो उनका मैटर है, लेकिन अभी एंगल पूछा जा रहा है HDFC और ICICI क्या करेंगे। तो यहां पे वर्ड लिखा गया रिकवरी is to seen as per our on records। तुम्हें सच पता है कि रतन टाटा सर ने गलती नहीं की, तुम्हें सच पता है कि उन्होंने टाइम से पेमेंट की, लेकिन तुम्हें रतन टाटा सर का नहीं देखना, तुम्हें पेमेंट मिली कि नहीं मिली, सर नहीं मिली, ओके आ जाओ, रतन टाटा सर का NPA डिक्लेयर कर दो। सर ये है ना, रतन टाटा सर के साथ गलत है ना, लेकिन दिस इज आवर लॉ। तो हमने क्या लिखा, कंसोर्टियम एडवांसेस शुड बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड, दिस वर्ड इज ऑन द रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी ऑफ रिस्पेक्टिव इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये क्या होता है, ऑन द रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी, ठीक है। आई होप तुमको एग्जांपल याद रहेगा। सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, मजा आ गया, ओके। चलिए सर, ये हो गया थर्ड, आइए सर फोर्थ लिखवाता हूँ। कितने लिखवाओगे सर? सर एक दो और लिखवाऊंगा, थोड़ा सा पढ़ा लें तो आज मूड कर रहा है मेरा, आज दिल शायराना है। सर बहुत अच्छा लग रहा है, लग रहा है ना? लाइक नहीं किया तो लाइक करो, कमेंट नहीं किया तो थैंक यू बोलो, ठीक है। बहुत, मैं भी शिद्दत से चाहता हूँ कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाऊँ, ताकि एग्ज़ाम तक हर एक चीज़ याद रहे और एग्ज़ाम में तुम बहुत अच्छे मार्क्स ग्रैब करो। गवर्नमेंट गारंटेड एडवांसेस, गवर्नमेंट गारंटेड एडवांसेस, सर क्या ये कहता है? आइए नोट लिखते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा एग्जांपल, ठीक है। लिखिए क्रेडिट फैसिलिटीज backed by सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटर, मतलब गारंटी दी किसने है सर? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ओ ओ ओ, नाउ तो ओवरड्यू, मान लो ओवरड्यू हो गया है या फिर आउट ऑफ ऑर्डर हो गया है, विल बी क्लासिफाइड एज NPA, लेकिन आप उसे NPA मानेंगे ओनली व्हेन सेंट्रल गवर्नमेंट रेपुडिएट, रेपुडिएट्स, रेपुडिएट्स मतलब कैंसिल इट्स गारंटी, गारंटी व्हेन इन्वॉक्ड। सर इस लाइन को पहले समझा देता हूं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी की गारंटी दी है, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी गारंटी दी है, हो सकता है वो कोई भी हो, बेशक उसने 90 डे तक पेमेंट नहीं की, बेशक वो आउट ऑफ ऑर्डर है, लेकिन फिर भी आप उसे NPA ट्रीट नहीं करेंगे जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी गारंटी वापस ना ले ले, या फिर गारंटी पे क्रॉस ना लगा दे कि भाई मैं अब इसकी गारंटी नहीं दे रहा। तो जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी है, चाहे वो 90 डेज हो या 900 डेज हो, आप उसे NPA ट्रीट नहीं करेंगे। सर अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो, ओ
स्टेट गवर्नमेंट को आप नॉर्मल ट्रीट करने वाले हैं। यहां पे लिखिएगा ओनली व्हेन सेंट्रल गवर्नमेंट रेपुडिएट्स कैंसल इट्स गारंटी इन्वॉल्व्ड। बहुत अच्छा लिखा आपने, थैंक यू। इसके लिए एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, इतना काफी है। लिखिए क्रेडिट फैसिलिटीज बैक्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। सर स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है तो कोई, सॉरी टू मेंशन दिस, कोई इज्जत नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की इज्जत है। स्टेट गवर्नमेंट नॉर्मल ट्रीटमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। सर ये मैं अपने मन से नहीं लिखवा रहा हूँ, जो आपका लॉ कहता है वही बता रहा हूँ आपको। शुड बी क्लासिफाइड एज एनपीए इन नॉर्मल वे। मजा आया कि नहीं आया? गारंटी वाला केस, सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दी है तो बेशक वो ओवरड्यू हो गया हो, बेशक आउट ऑफ स्टॉक हो गया हो, सॉरी आउट ऑफ ऑर्डर हो गया हो, बेशक उसने पेमेंट ना की हो, बेशक 90 डे क्रॉस हो गए, आप उसे एनपीए मानेंगे ही नहीं जब तक गवर्नमेंट खुद से ये ना कह दे कि अब हमारी गारंटी खत्म है। और स्टेट गवर्नमेंट के केस में नॉर्मल ट्रीटमेंट, नॉर्मल ट्रीटमेंट। ओके, मजा आ गया सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब है आपके पास सर नेक्स्ट पेज है ना हमारे पास, यस है। वाह आज तो बहुत ज़्यादा पढ़ा है यार, लग रहा है ऐसा, ऐसा लग रहा है आज कमाल कर रहे हो तुम लोग। तुम लोग को भी मेरे दिल से थैंक यू, ठीक है। जब थैंक यू लोगों मैं दिल से गॉड ब्लेस बोलूँगा। जाओ, महादेव तुम्हारे साथ खड़े हैं, जाओ पास हो गया। फोर्थ फिफ्थ पॉइंट लिखिए, आइए। एग्री कल्चरल एडवांसेस। सर व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर एडवांसेस? बेटा एग्रीकल्चर एडवांस जब हम किसी को खेती करने के लिए पैसा दे रहे हैं, लिखेंगे इसमें सबसे पहले हमें सीखना होता है शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स, या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स का मीनिंग सीखो। सबसे पहले लिखो क्रॉप्स क्रॉप्स विथ क्रॉप्स सीजन लेस देन 1 ईयर। फिर लिखिएगा लॉन्ग टर्म या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स। ये सी है, जी नहीं है प्लीज, मेरी कर्सिव और नॉर्मल राइटिंग मिक्स हो रही है। सी आर, दिस इज सी आर क्रॉप्स, ठीक है। फिर आप लिखेंगे क्रॉप्स विथ क्रॉप सीजन लॉन्गर देन 1 ईयर, ठीक है। अब एक बच्चे से मेरी बात हो रही थी व्हाट्सएप पे, उसने बोला सर, मैंने बोला कौन सी बुक से पढ़ रहे हो? कह रहे स्टडी मैट। देखो यार समझो, स्टडी मैट इज फॉर रीडिंग पर्पस। जब तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, तुम्हें सब कुछ आता है, यू कैन गो फॉर स्टडी मैट टू चेक कि मैंने सब पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, दैट्स इट। स्टडी मैट की एक एक वर्ड बाय वर्ड को रिपीट नहीं किया जा सकता। जो चैप्टर हम 50 पेज में कर रहे हैं क्वेश्चन बैंक के साथ, उसमें सिर्फ थ्योरी 110 पेजेस में विदाउट क्वेश्चंस। तो स्टडी मैट सिर्फ स्टडी के लिए होता है, उसका नाम ये स्टडी मैट। मैं तुम्हारा वो दोस्त हूँ जिसे तो पढ़ो, लर्न मैट नहीं है। लर्न क्या करोगे? क्लास नोट्स, जो अभी हम लिख रहे हैं वो क्लास नोट्स तुम करोगे, एंड जो बुक मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो करोगे विद क्वेश्चन बैंक, वहां से मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो अर्जुन बनो, निशाना मछली की आंख पे रखो, पूरे पेड़ पे रखोगे तो ना मछली हाथ में आएगी ना अटेम्प्ट हाथ में आएगा, और पेड़ तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो एग्रीकल्चर ड्यूरेशन क्रॉप्स कौन से? शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स, वो क्रॉप्स जो ग्रो होने में 1 ईयर से पीरियड कम लगता है। और लॉन्ग कौन सी है सर? जिसे ग्रो होने में
1 ईयर से ज़्यादा का टाइम लगता है। ओके सर, समझ में आया? ओके गुड। अब लिखिएगा नहीं, कलर चेंज कर देते हैं। एग्रीकल्चरल एडवांसेस, एग्रीकल्चरल एडवांसेस shall be classified as NPA if interest and or installment of principal is overdue for, वो कह रहा है कि भाई अगर तुमने इंटरेस्ट नहीं पे किया या इंस्टॉलमेंट नहीं पे की प्रिंसिपल की, तो अगर वो ओवरड्यू हो गया है तो तुम्हें एनपीए मानेंगे, लेकिन कब? तो वही आएगा सर, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप। आपकी क्रॉप्स क्या शॉर्ट ड्यूरेशन है, या फिर आपकी जो क्रॉप है वो लॉन्ग ड्यूरेशन है? हमें क्रॉप्स का टाइमिंग बताइए। उन्हें ग्रो होने में 1 ईयर का टाइम लगता है या उससे कम लगता है? सर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स ठीक है, तो हम पेमेंट का वेट करेंगे 2 क्रॉप सीजन्स तक। 2 क्रॉप सीजन्स, अगर आपने 2 क्रॉप सीजन्स तक पेमेंट नहीं की, ओवरड्यू पेंडिंग है, 2 क्रॉप सीजन्स ओवर हो गए हैं, तो हम क्या ट्रीट करेंगे आपको? एनपीए, ठीक है। और 2 शॉर्ट ड्यूरेशन, 2 क्रॉप सीजन्स, ठीक है। और वही अगर ये लॉन्ग टर्म है, आई मीन वो कैपिटल गेन वाला वर्ड आ रहा है, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स है, तो आप यहाँ कहेंगे 1 क्रॉप सीजन्स। अगर अब मैं आपसे पूछूंगा व्हेन इज एनपीए, एनपीए कब होगा? ठीक है, एनपीए कब होगा? तो एनपीए कब होगा, ध्यान सुनना। एनपीए होगा जब 2 क्रॉप सीजन क्या हो जाएंगे? ओवर। जब 1 क्रॉप सीजन ओवर हो जाएगा और अभी तक अमाउंट ओवर ड्यू है, ना आपने इंटरेस्ट दिया ना इंस्टॉलमेंट अमाउंट दी, तो आपको एनपीए ट्रीट किया जाएगा, शैल बी क्लासिफाइड एज एनपीए। क्लियर हो गया? वेरी गुड। अच्छा, क्या बुक से पढ़ना है? लेट मी डिस्कस विथ यू फ्रॉम बुक। सर गवर्नमेंट गारंटी वाली हेडिंग भी पढ़ा दो सर, अभी आपने लिखवाई थी। हाँ सर, आइए सर पढ़ लीजिए। स्टेट गवर्नमेंट शुड बी क्लासिफाइड एनपीएस नॉर्मल वे और क्रेडिट फैसिलिटी बैक्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ओवरड्यू विल बी क्लासिफाइड एज एनपीए ओनली व्हेन गवर्नमेंट रेपुडिएट्स इट्स गारंटी। कंसोर्टियम का टॉपिक भी तुमने पढ़ लिया था, रतन टाटा सर का, राइट। 500 करोड़ चाहिए थे, 300 करोड़ एक ने दिए, 100। Considering advance means advancing loans to borrower by 2 or more bank jointly for forming consortium, ठीक है। Joint appraisal, control and monitoring will facilitate for exchange of valuable information among the banks. Usually a bank with a higher share with the lead the consortium, यानी वो किसके साथ डील करता है? एसबीआई के साथ डील करता है, वही सारे पेपर वगैरह सब रेडी करता है। रतन टाटा सर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि एसबीआई एचडीएफसी से ला रहे कि आईसीआई से ला रहे, उनका काम होना चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ कंसोर्टियम एडवांस शुड बी बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी, ठीक है, रिस्पेक्टली इंडिविजुअल्स मेंबर्स बैंक। वेदर रेमिटेंस बाय बोरोवर, मतलब रतन टाटा सर ने तो पैसे भेज दिए, ठीक है। लैंडिंग अरेंजमेंट आर पूल्ड with one bank or where the bank receiving remittance is not parting with the shares of the other members, कि भैया तुम्हें तो पूरे पैसे मिल गए एसबीआई, लेकिन तुम आईसीआई को और एचडीएफसी को पैसे नहीं दे रहे हो, ठीक है। अकाउंट शुड बी ट्रीटेड एज नॉट सर्व्स इन द बुक ऑफ अदर मेंबर्स देयरफॉर एंड एनपीए, से एनपीए में आना जाएगा। ओके। एग्रीकल्चर एडवांसेस, 2 क्रॉप सीजन्स, लोन ग्रांटेड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स, और 1 क्रॉप सीजन्स इन केस ऑफ लोन ग्रांट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन मोर देन 1 ईयर, ठीक है। ओके, बस इतना ही है इसमें, बाकी बुक से एक बार देख लेना, ठीक। तो मुझे ऐसा लगता है मैंने अच्छा खासा पढ़ा दिया आज आपको, और
ठीक है, टाइम कितना हो गया, 1 hour 15 minutes, थोड़ा सा रह गया इसमें भी, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सर क्वेश्चन आपने नहीं कराए, चलो क्वेश्चन भी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और रिवीजन भी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। रिवीजन और क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर के रखते हैं, ठीक है। यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करके बुक से पढ़ लेना, क्लास नोट से पढ़ लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिवीजन भी करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे और जो पोर्शन रह गया है वो भी कवर्ड अप करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। और जितने भी दोस्त इस बार सीए कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ वो इस बार सीए बने, इस बार सीए फाइनलिस्ट आप बनो। और जितने भी दोस्त सीए बनने का सपना देखते हैं, सी ड्रीमर्स उनके साथ है। मैं आपका दोस्त, आपका टीचर, आपका मेंटर, हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ जब तक मैं आपके सपनों को पूरा नहीं करवा देता। मेरी गुरु दक्षिणा आपका लाइक, आपका थैंक यू होगा। बाकी जो भी दोस्त आपके सीए कर रहे हैं, आपको पता है उनका अटेम्प्ट लग रहा है, वो क्लियर नहीं कर पा रहे, उनसे ये प्लेलिस्ट जरूर शेयर करें ताकि वो भी आपको दुआओं में याद रखें। और हमेशा आगे बढ़िए, खुश रहिए, बढ़ते रहिए। और जो तुम पढ़ रहे हो उसको बर्डन मत मानिए, उसको एंजॉय कीजिए कि टुडे आई लर्न दिस, इतना अच्छे से मैंने पढ़ा, इतने अच्छे से सीखा। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, दोस्तों में हेल्प करते रहिए, हेल्पिंग इज़ अ गुड नेचर। लेकिन इतना भी हेल्प मत करना, प्लेलिस्ट शेयर करनी है, अपना टाइम शेयर नहीं करना है, प्लेलिस्ट शेयर करनी है, उसको बोलना है भाई पढ़ना है, उसके साथ 10 घंटे बैठ के नहीं पढ़ना है। अपना टाइम अपने लिए लगाओ क्योंकि समय बहुत कम है, हर एक सेकंड तुम्हारी सक्सेस के लिए होना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा, विश ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।